आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकार। प्रश्न उठता है, भाषा विज्ञान क्या है? तो किसी भी भाषा का पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान का विषय होता है। और यह जब पूरा अध्ययन हम करते हैं, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हम करते हैं, तो यह एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। एक प्रक्रिया हमें अपनानी होगी, कार्य कारण संबंध उसमें देखना होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। और इसके लिए कुछ प्रकार निर्धारित किए गए हैं भाषा विज्ञान के, उनका अध्ययन हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या 3 मानी है, कुछ ने 5 स्वीकार की है। सबसे पहले हम अध्ययन के इन प्रकारों में जिस विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं वह है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखनी होगी, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा का किसी एक काल विशेष से जुड़ा हुआ स्वरूप ही प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भाषा एक होना चाहिए और वह किसी एक विशेष काल से संबंधित होना चाहिए और उसी काल के स्वरूप का विश्लेषण उसमें किया जाएगा। अब बात आती है, ये भाषा वर्तमान की होना चाहिए या फिर भूतकाल की होना चाहिए। तो ये भाषा वर्तमान की भी हो सकती है, और यदि उसका साहित्य हमें पुराना साहित्य उपलब्ध है तो वो प्राचीन साहित्य भी उसके अध्ययन का विषय हो सकता है। इस तरह वर्तमान और भूतकाल दोनों ही काल इसके अध्ययन के विषय हो सकते हैं। जैसे कुछ भाषाएं हैं, हमारी संस्कृत भाषा इस तरह की है, ग्रीक भाषाएं, लैटिन, अंग्रेजी सब भाषाएं इस तरह की हैं जिनका साहित्य हमें प्राचीन साहित्य भी उपलब्ध होता है। और जब प्राचीन साहित्य उपलब्ध होता है तो हम इनका वर्णनात्मक विवेचन कर सकते हैं। अब बात आती है, वर्णनात्मक विवेचन में भाषा के किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो उसकी ध्वनि विज्ञान का, रूप विज्ञान का, वाक्य विज्ञान का, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से भी इसका अध्ययन किया जाता है। और इसीलिए वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का एक नाम व्याकरण भी है। अब जब हम व्याकरण शब्द इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ बात हो जाती है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा के किसी एक स्थिर स्वरूप का वर्णन किया जाता है। उसका विकास नहीं देखते हैं, उसकी किसी दूसरी भाषा से तुलना नहीं देखते हैं, उसका जो एक समय में स्थिर स्वरूप रहा, चाहे वो भूतकाल में चाहे वर्तमान में, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे संस्कृत को हम लें तो संस्कृत में पाणिनीय व्याकरण का अपना एक रूप है। पाणिनि ने एक रूप स्थिर करके और उसका व्याकरण दिया है जिसकी मुक्त कंठ से सभी लोग प्रशंसा करते आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन नहीं किया जा सकता, पर हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बाकी और सब चीज़ें तो शरीर है और अर्थ ही तो भाषा की आत्मा होती है। तब ऐसे में यदि हम अर्थ को साथ न लेंगे तो काम नहीं चलेगा। और यदि हम संस्कृत के उदाहरण से देखें तो संस्कृत में जब भी रूप परिवर्तन होते हैं, कुछ भी थोड़ा भी परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से अर्थ उसके साथ संलग्न रहता है। अर्थ के आधार पर ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन शब्दों में होता है पर मूल उसका उद्देश्य अर्थ ही होता है। तो ये था हमारा वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का जो दूसरा प्रकार है वह है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। जब बात आती है इतिहास की
ऐतिहासिक आधार पर देखेंगे, अर्थात उसका क्रमिक विकास हम इतिहास के द्वारा प्रस्तुत किया जाना इसमें निश्चित करते हैं। पहले भाषा का रूप क्या था, परिवर्तित होकर उसका बीच में रूप क्या रहा और उसका वर्तमान रूप क्या है। इस तरह से हम इसका भूतकाल से लेकर वर्तमान तक क्रमिक विकास देखते हैं। जैसे वैदिक संस्कृत से लेकर हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों में परिवर्तन देखते हुए वर्तमान हिंदी तक पहुँचते हैं और ये विकास कहलाएगा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। अब इसमें किस चीज़ का वर्णन किया जाता है, क्या चीज़ें देखी जाती है, तो जैसे हमने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में देखा था वैसे ही ध्वनि, पद, वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन या विकार आया, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। कैसे उसका विकास हुआ, किस तरह से विकार आया, सभी चीज़ें इसके अध्ययन की सामान्य विशेषताएं रहती है। भाषा में रूप परिवर्तन क्या क्या हुए और वह रूप परिवर्तन हुए तो उसके क्या कारण रहे होंगे, ये सभी विषय इसमें चर्चित होते हैं। हम जानते हैं भाषा में परिवर्तन होता है, पर उस परिवर्तन की बारीकियाँ बहुत धीरे धीरे एक लंबे अंतराल के बाद पता चलती है। एक काल विशेष उसमें व्यतीत हो जाता है। यह है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। अब हम तीसरा रूप देखते हैं, तुलनात्मक या व्यतिरेकी भाषा विज्ञान। इस पद्धति का विकास 18वीं और 19वीं सदी में हुआ ऐसा माना जाता है। अब चूंकि तुलनात्मक है तो बिल्कुल साफ हमें पता चल रहा है कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं का इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो वही जो हमने और अध्ययन में भी देखी है, ध्वनि, शब्द, व्याकरण की समानताओं को इसके अंतर्गत विशेष रूप से देखा जाता है और उसकी तुलना की जाती है। विरोधी बातों को प्रारंभ में इसमें स्थान नहीं दिया गया था, परंतु 20वीं शताब्दी के दूसरे चरण में इसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए विरोधमूलक बातों को भी देखा जाने लगा, क्योंकि विरोध के माध्यम से भी हमें अंतर पता चलता है और उसे व्यतिरेकी भाषा विज्ञान नाम दिया गया। व्यतिरेक जिसका अर्थ होता है विरोध। जब कोई व्यक्ति दूसरी भाषा सीखता है तो बहुत सी समानताएं दोनों भाषाओं में होती है और वह समानताएं तो उसे सीखने में मदद करती है, परंतु कुछ बातें ऐसी होती है जो विरोध में पड़ती हैं और उसको कठिनाई भी आती है और उन कठिनाइयों को भी उसे समझना होता है। यदि वह उन कठिनाइयों को समझ ले तो उसे भाषा सीखने में बहुत आसानी रहती है। यह चीज़ इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो इस दृष्टि से व्यतिरेकी भाषा विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। चौथा भेद हम देखते हैं वह है संरचनात्मक भाषा विज्ञान। इसमें भाषा में जितने भी तत्व हैं उनका परस्पर विशिष्ट संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। द सास्यूर एक आलोचक रहे हैं। उन्होंने संरचनात्मक भाषा विज्ञान को प्रारंभ किया
वे इसके जनक माने जाते हैं। आजकल संरचनात्मक भाषा विज्ञान पर लोग बहुत जोर देने लगे हैं और भाषा की संरचना पर इसमें बहुत अधिक जोर दिया जाता है। एक अन्य प्रकार है प्रायोगिक भाषा विज्ञान। हमने जो 4 पद्धतियाँ अभी तक देखी है, व्यवहारिक धरातल पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उन चारों पद्धतियों को प्रयोग में लाते हुए भाषा विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है या भाषा का जो अध्ययन किया जाता है भाषा विज्ञान में, वह प्रायोगिक भाषा विज्ञान कहलाता है। इसमें देशी तथा विदेशी भाषाओं को सिखलाने की पद्धति, उच्चारण सिखलाने की प्रक्रिया, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की शैली, भाषा अध्ययन की पद्धति आदि सभी को आधार बनाया जाता है। भाषा विज्ञान की यह पद्धति आधुनिक पद्धति मानी गई है, जिसमें विकास भी देखा